हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अच्छा, इससे पहले आई होप सबने पिछली क्लास का यानी फर्स्ट क्लास का रीडिंग तो ज़रूर कर लिया होगा. ठीक है, मैं ये आशा करके चल रहा हूँ, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे. आप जो भी पढ़ें, मैंने वैसे पहले भी बताया, जो भी आप पढ़ रहे हो किसी दिन, जिस भी चीज़ की क्लास ले रहे हो, जो भी टॉपिक का क्लास ले रहे हो, उस टॉपिक का जो भी कंटेंट है, जो भी पीडीएफ आपको मिलती है, आप उसको एक बार रीड जरूर कर लेना उस दिन में, चाहे उसी टाइम चाहे उस दिन में कभी भी, बट उसी दिन में एक बार रीड जरूर कर लेना. ठीक है, इससे आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प मिलने वाली है. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंस या फिर बेनिफिट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. बट इससे पहले मैं एक आधी चीज़ बता दूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ऐसे टॉपिक जो पहले भी कई बुक्स में नहीं थे बट वो एग्जाम में आते थे, अभी वो डीयू के इंडेक्स में नहीं है सॉरी, बट डीयू के एग्जाम में कई बार होता है ऐसा कि जो बुक में नहीं है कंटेंट, वो एग्जाम में आता है. यस, शॉक लगा होगा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. दिस इज रियलिटी. और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट ये कह पाए कि सर ये टॉपिक तो आपने कराया ही नहीं. और मैं भी अपने आप को ये नहीं चाहता कि बोल दूं आपसे कि हाँ आपका कोर्स में नहीं था तो मैं नहीं करा रहा. ठीक है, तो वो टॉपिक की जो पिछले साल भी हमने लास्ट बैच में भी हमने डाली थी, मतलब उस बैच में वो उस टॉपिक को हमने कवर किया था, तो वो टॉपिक की वीडियोस में आपको इस वाले फोल्डर में, जो आज वाला क्लास होगी, इस वाले फोल्डर में आपको वो मिल जाएगी. ठीक है, तो वो कौन कौन से टॉपिक थे वो देख लो. पहला तो सुन लेते हैं. पहला क्या था? ठीक है, एक था अपना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसमें क्या करना है, इसमें अगर इसका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना. ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही कंटेंट लिखना है. उसमें इसी की डेफिनेशन, इसी का मीनिंग लिखना है. जहां जहां पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखा है वहां पे उसके आगे गुड लगा देना है. जैसे ये रहा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसके आगे आपको लगा देना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस. ठीक है, आगे की सारी लाइनें सेम रहेंगी. अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्कोप आ जाए, कंपोनेंट आ जाए, प्रिंसिपल आ जाए, तो भी आपको सेम ही चीजें लिखनी है. ठीक है, पहली बात. अब आते हैं दूसरा पॉइंट. एक होगा आपका, एक होता था आई मीन ई गवर्नेंस. एक और टॉपिक था आपका ग्रीन गवर्नेंस. ये जो दो टॉपिक हैं इनकी वीडियो आपको आज वाली वीडियो के फोल्डर में मिल जाएगी. सर आप क्यों करा रहे हो जब हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे इंडेक्स में दे ही नहीं रखा है? बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है, 100% श्योरिटी नहीं होगी कि ये ना आए. आपको क्या करना है, एक बार इस क्लास को रीड आउट कर लेना है, मतलब एक बार जल्दी से देख लेना. चाहे आप थोड़ा इसको स्पीड अप करके देख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं ये नहीं चाहता आपका कोई भी कंटेंट छूटे. ठीक है, आई होप आप ये चीज़ को ध्यान रखोगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है सर? इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना, कई बुक्स में इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंटर लिखे हैं. ठीक है सर, तो हम क्या करें? आपको क्या करना है दोस्त, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर आएगा तो इसके जितने पॉइंट हैं आपके दिमाग में याद आ रहे हैं, पहले ये लिखना, उसके बाद ये वाले पॉइंटर्स लिखना. अब सर आप कहोगे कि इनका तो एक्सप्लेन कर रहा हुआ है, उनका तो एक्सप्लेनेशन नहीं करा हुआ, तो आप ये कर सकते हो कि पहले वो नीड वाले पॉइंट लिख देना, उसके बाद उन पॉइंट्स को तो एक्सप्लेन करना, उसके बाद आप इनमें से जितने पॉइंट आपके लिखे जा सकते हैं आप वो लिखना.
लेकिन आप एक चीज नहीं कर सकते कि जब नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा एक पेपर में, उसमें ये पॉइंट मत लिखना। यानी दोबारा सुनो, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपको नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना है, लिख सकते हो, लेकिन नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पॉइंटर्स आप नहीं लिखोगे। गॉट इट? एक्चुअल में इंपॉर्टेंस के पॉइंट ये हैं और नीड वाले दूसरे हैं, बट आपको कुछ बुक्स में कुछ टीचर लोग क्या कराते हैं, नीड वाला पॉइंट करा देते हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। टॉपिक इजी है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है, जो नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो अगला टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर हो तो क्या क्या फायदे होते हैं। पहला, इसकी वजह से ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। क्या बढ़ती है दोस्त? देखो, ऑनेस्टी आपने पहले भी पढ़ा है। कहां पढ़ा है सर? प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में पढ़ा था आपने। ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर कंपनी का अच्छा होगा तो कंपनी के अंदर ईमानदारी ऑलरेडी अपने आप बढ़ेगी, लोग अच्छे से काम करेंगे, इस डर के मारा कि कल को अगर कुछ गलत किया तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी रहेगी लोगों को, जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे शेयर होल्डर को अपने शेयर होल्डिंग के रिगार्डिंग या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग टाइम टाइम पे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो उसको मिलेगी। जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, ऐसा नहीं है कि उससे छुपाई जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या होता है दोस्त? सेकंड पॉइंट कहता है एक्सेस ऑफ फॉरेन कैपिटल। सर फॉरेन कैपिटल कैसे मिलेगा? कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा तो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। इंडिया तो छोड़ो, बाहर से भी लोग कंपनी में आके इन्वेस्ट करेंगे या फिर कंपनी के साथ धंधा करेंगे। सॉरी, राइट, जब कंपनी बड़ी बनती है तो बाहर से भी लोग आते हैं आपके साथ काम करना, वो भी चाहते हैं कि आपके साथ काम करके अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो इस हिसाब से आपको बाहर से भी कैपिटल आएगा। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा रहेगा तो इन्वेस्टर को भी उसके भी राइट को सही से समझा जाएगा और उसके राइट्स का हनन नहीं होगा। यानी इन्वेस्टर को सारी चीजें पता होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगी, तो उसको जो एक्शन लेना है वो लेगा। मान लो इन्वेस्टर ने कंपनी में पैसा लगा रखा है और उससे चीजें पता चली कुछ ट्रांसपेरेंसी से, यानी चीजें पता चली कंपनी के बारे में उससे पता चला कि कंपनी कुछ महीनों में लॉस में आ सकती है, तो वो क्या करेगा? वो अपना पैसा निकाल सकता है, राइट। कंपनी इन्वेस्टर को उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रही टाइम टू टाइम, तो उसके पास क्या है? उसके पास भी अपनी प्रोटेक्शन के राइट के हिसाब से वो चाहे तो कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, ट्रिब्यूनल में सेबी को एप्लीकेशन डाल सकता है कि भैया ये मेरा पैसा टाइम पे नहीं चुका रहे। अगला, फेयरनेस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। सर ये क्या है? फेयरनेस किस में रहेगी? यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह, वो फेयर बनेंगे, यानी सही से बनेंगे, उसमें गलतियां नहीं होंगी, उसमें फ्रॉड नहीं होंगे, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा कंपनी का। और जिसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी कंपनी की, कि अगर कुछ गलती हुई है, गड़बड़ी करी है, धोखाधड़ी हुई है तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी, यानी अकाउंटेबल कंपनी रहेगा अगर कंपनी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कोई गलतियां की हैं, कोई फ्रॉड किए हैं तो। अगला, इंप्रूव शेयर होल्डर कम्युनिकेशन। शेयर होल्डर्स की भी बात समय से टाइमली सुनी जाएगी। अगर उनको, जैसे कि एजीएम होती है 30 सितंबर को जनरली कंपनीज की, और उससे 21-22 दिन पहले सारे शेयर होल्डर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, मेनली शेयर होल्डर्स को ही बैलेंस शीट वगैरह भेजी जाती है। तो शेयर होल्डर अगर कह रहा है, किसी शेयर होल्डर को नहीं भेजी बैलेंस शीट, तो शेयर होल्डर कहेगा कंपनी में, डायरेक्टर को जाकर एप्लीकेशन लिखेगा, भाई मेरे को तुमने टाइम पे बैलेंस शीट ही नहीं भेजी। अब डायरेक्टर लोग कहेंगे भाई जाना, नहीं भेज रहे तेरे को, नहीं ध्यान दिया। ऐसा नहीं होगा। शेयर होल्डर का जो भी कम्युनिकेशन है, उसको अपनी बात कहनी है वो ईजीएम में कह पाएगा। उससे पहले उसको जो राइट्स हैं वो राइट्स भी उसको दिए जाएंगे टाइम पे। एजीएम में शेयर होल्डर भी अपनी बात रखेगा सही से, और रख सकता है, चाहे उसके पास कम शेयर हो चाहे ज्यादा हो, बट वो शेयर होल्डर तो है ना, तो वो अपनी बात भी आगे रख पाएगा, उसका कम्युनिकेशन बेटर होगा। छठा,
इंक्रीज गुडविल एंड मार्केट रेपुटेशन। यार बहुत सिंपल पॉइंट है ये तो आप बस वर्ड याद रख लेना, ये लिख दोगे उसी से आपको नंबर मिलेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होने से क्या होगा, गुडविल बढ़ेगी कंपनी की ऑटोमेटिकली। भाई कंपनी का नाम नहीं बनेगा और मार्केट में भी तो उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी कि हाँ यार ये कंपनी ना अपने सारे कंप्लायंस टाइम पे करती है, टैक्स टाइम पे भरती है, रिपोर्टिंग टाइम पे करती है, आरओपी की फाइलिंग टाइम पे करती है और इसकी मार्केट में अच्छी इमेज है, ये धोखाधड़ी नहीं करती कंपनी, तो उससे मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है ना। जैसे टाटा जी की है, टाटा रतन टाटा तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी मार्केट रेपुटेशन कितनी अच्छी है, उनकी गुडविल कितनी अच्छी है, वो टाइम पर टैक्स भरते हैं, वो लोगों को भी बहुत दान करते हैं। और कोविड में भी जहाँ पूरे दुनिया की कंपनियां अपने लोगों को निकाल रही थी, एम्प्लॉयज़ में ले ऑफ कर रही थी एम्प्लॉयज़ का, लेकिन टाटा ने अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं निकाला, राइट। तो इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है, उसकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ती है। लास्ट, एनहांस कंपनीज वैल्यूएशन। जब मार्केट वैल्यू रेपुटेशन बढ़ेगी तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। इससे क्या होता है, जब ऐसी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है कि इसने सारा टैक्स अच्छा भरा, सारे कंप्लायंस अच्छे करे, तो मार्केट में शेयर मार्केट की वैल्यू भी बढ़ती है कंपनी की। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझ गए। अब इनके 4 पॉइंट्स भी लिखे हैं और इनको एक्सप्लेन भी कर रखा है। मैं इनको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में, फिर एक बार आपको लाइन वाइज भी मतलब कंटेंट वाइज भी हम पढ़ लेंगे क्विकली। जरूरत क्या पड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, नीड क्या पड़ी। पहला, ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम। बहुत धोखाधड़ी हो रहे थे, बहुत से फ्रॉड हो रहे थे। सत्यम फ्रॉड हुआ, नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ पीएनबी वाला, और क्या बोलते हैं हर्षद मेहता का फ्रॉड हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े फ्रॉड हुए जिससे पब्लिक को बहुत नुकसान हुआ, उनके पैसे मारे गए। तो इन फ्रॉड, ये ऐसे फ्रॉड्स ना हो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट लाया गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सेकंड, टेक ओवर्स एंड मर्जर। देखो आजकल टेक ओवर और मर्जर बहुत चल रहे हैं, जैसे वोडाफोन और आइडिया का हुआ। मैंने इतना बड़ा एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। और मार्केट में बहुत से टेक ओवर या फिर मर्जर हो रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है, उसमें दिक्कत ये आती है कि उन दोनों कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़िया होना चाहिए ताकि वो अपनी वैल्यूएशन सही से दिखाएं, ठीक है। जिसकी जितनी वैल्यू है उतनी ही दिखाएं और उसी पे उनकी परचेज हो। परचेज कंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा ना एमलगेमेशन चैप्टर में, अकाउंट्स में। वो सारी चीजें सही से कैलकुलेट हो ताकि किसी भी पार्टी का लॉस ना हो, जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों का किसी में भी किसी भी पार्टी का लॉस ना हो। खरीदने वाला बिकने वाली कंपनी को ज्यादा में ना खरीद ले और बिकने वाला कम में ना बिक जाए, ठीक है, किसी का भी लॉस ना हो। वो कैसे कैसे नहीं होगा, जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा होगा, उसने अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे कंप्लायंसेस ढंग से किए होंगे, तो उसकी वैल्यू भी ढंग से निकलेगी, सही निकलेगी, करेक्ट निकलेगी, राइट। नेक्स्ट, कंप्लाई विद सेबी रिक्वायरमेंट। देखो सेबी क्या था, बताया था मैंने शायद पहले भी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, जो कि शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों को शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा बेचा जा सकता है, जैसे आप और हम लोग शेयर मार्केट में जिन कंपनियों को शेयर खरीद बेच सकते हैं, यानी जो लिस्टेड कंपनीज है, उन कंपनीज का के ऊपर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, सेबी एक्ट अप्लाई होता है उनके ऊपर, जिसमें बहुत सारे सेक्शन लॉस प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो कि उन कंपनियों को जो लिस्टेड है, जो लिस्टेड कंपनियां हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी को छोटी मोटी कंपनी होती नहीं, वो बड़ी कंपनी होती है। थोड़ा बहुत इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर रहेगा, थोड़ा बहुत रेलिवेंट पार्ट। जो लिस्टेड कंपनी है इनको ना इनकम टैक्स, आरओसी यानी कंपनीज एक्ट, जीएसटी एक्ट, ये सब तो कंप्लाई करना ही होता है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हो जाती हैं, बीएससी एनएससी में रजिस्टर्ड हो जाती है, उनको सेबी एक्ट भी लग जाता है। और सेबी में बहुत सारे कंप्लायंस करने होते हैं जरूरी, वो नहीं करेंगे तो बड़ी बड़ी पेनल्टी लगती है, एक एक दिन की 1 लाख पेनल्टी लगती है, ठीक है। ताकि लोग गड़बड़ियां ना करें, इससे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रहे, कंपनियां काम ढंग से करें।
किसी का नुकसान ना करें। नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, कंपनियां कुछ दायित्व सोसाइटी के लिए बनते हैं। यहाँ पे सोसाइटी का मतलब ये है, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है अगर देखा जाए तो ये, बट इस वाले टॉपिक में इसमें सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, जो भी स्टेक होल्डर है कंपनी के, कंपनी जिस सोसाइटी से तो कमाती है, कोई भी कंपनी है, जैसे हम टाटा का एग्जांपल लिया था पिछली क्लास में, टाटा गाड़ियां बेचती हैं, ठीक है। अब गाड़ियों के हिसाब से सोचो, टाटा किसी से माल लेती भी है, टायर कहीं से लेती होगी, शीशा कहीं से लेती होगी, ठीक है। वहाँ पे इंजीनियर्स होंगे, टाटा में एम्प्लॉयज़ होंगे, ठीक है। वो टाटा की गाड़ियाँ कहीं ना कहीं तो बिकेंगी, मार्केट में कुछ लोग खरीदेंगे, यानी कस्टमर खरीदेंगे। तो कस्टमर भी हो गए, एम्प्लॉयज़ भी हो गए, सप्लायर जिससे वो टाटा माल खरीद रहा है, इन सब, ये सब सोसाइटी का ही तो पार्ट है। तो इनके लिए भी कंपनी को सोचना सही चाहिए, सही तरीके से। जैसे एम्प्लॉय जो भी टाटा कंपनी में है, उनको जितनी सैलरी देनी चाहिए, जिसकी जितनी एजुकेशन है, स्किल्स है, उतना ही तो सैलरी देनी चाहिए, उससे कम तो नहीं देनी चाहिए। कस्टमर को कोई गाड़ी 10 लाख की बिकनी चाहिए, गाड़ी में जिस हिसाब से फीचर है वो 10 लाख की होनी चाहिए, लेकिन कंपनी उसके 15 लाख मांग रही है, प्राइस ज़्यादा कर रही है, तो यहाँ पे कस्टमर के लिए गलत हुआ ना वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारी एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, ताकि जिसको जैसा जितना देना चाहिए, जितना उसके साथ रिलेशन जैसा होना चाहिए वैसा रहे। थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे जब पॉइंट पढ़ेंगे इसका फुल्ली। नाउ अब इन्हीं को एक्सप्लेन कर रखा है, वो रीड आउट करके फिर हम इसको क्लोज करेंगे। ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम, मैंने क्या बताया था, बहुत सारे फ्रॉड्स बढ़ रहे थे, सत्यम, पीएनबी, हर्षद मेहता। मिसयूज एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक मनी आर हैपनिंग एवरीवेयर। जैसे पब्लिक मनी, यानी जैसे शेयर मार्केट का हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसने कहाँ फ्रॉड किया था, कहाँ से किया था, स्टॉक मार्केट का फ्रॉड था उसका। फ्रॉड वाले चैप्टर आएंगे, पूरी पूरी की पूरी यूनिट है आपके फ्रॉड्स की, डोंट वरी, वहां आएगा मजा पढ़ने में। स्टॉक मार्केट, बैंक में तो स्टॉक मार्केट में जनरल पब्लिक भी तो लगाती है पैसा, ठीक है। हर्षद मेहता क्या करता था, देखो पहले ये समझ लो, स्टॉक मार्केट की वजह से भी लोगों का पैसा जाता है, पब्लिक मनी खराब हुआ। बैंक में हम जैसे लोग ही तो पैसा रखते हैं अपना, लेकिन बैंक के साथ कोई फ्रॉड कर जाए तो उससे हमारा एज ए नॉर्मल पब्लिक का भी तो घाटा है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये भी एक बैंक ही होता है एक तरह से, जो लोगों को लोन वगैरह देता है। दूसरी कंपनियां, कोमा कर दो इसको, एंड गवर्नमेंट ऑफिस। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफिस में फ्रॉड अगर हो जाए तो जैसे होता नहीं है कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो कलेक्टर साहब ने जमीन का अप्रूवल दे दिया, तो वो जमीन का अप्रूवल दे दिया किसी बिजनेसमैन को कम रेट में, जबकि वो जमीन महंगी जा सकती थी, किसी स्कूल के काम आ सकती थी, किसी हॉस्पिटल बनाने के काम आ सकते थे। लेकिन क्या करते हैं कुछ ऑफिशियल्स, गलत लोगों को यानी कुछ बिजनेसमैन को सस्ते में वो जमीन दे देते हैं सरकारी। एक एग्जांपल लेके चलो, ठीक है। तो मैंने पहले एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए स्टॉक मार्केट का। हर्षद मेहता क्या करता था, कोई भी छोटा मोटा स्टॉक उठाता था, जैसे मान लो 10 रुपए का कोई स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक खरीद के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़ रुपए का स्टॉक खरीद लिया उस कंपनी के, ठीक है। अब उससे क्या होता था, लोग सोचते थे यार उसका तो बहुत स्टॉक बिक रहे हैं, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती थी। जब वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी, यानी बाकी लोग भी, जनरल पब्लिक भी पैसा लगा रही है उसमें, जब वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी उसके बाद सारे एक ही झटके में हर्षद मेहता वो बेच के निकल जाता था। और जिन लोगों ने उस 10 रुपए के शेयर को 20, 25, 30, 50, 80, 100 में खरीदा होगा, उन बेचारों का तो घाटा हो गया। वो तो सोच रहे थे कंपनी जेन्युइनली बढ़ रही है, उनको क्या पता कि एक बंदा जबरदस्ती से प्राइस बढ़ा रहा है मार्केट में। उनको तो ये लगा ना कि भाई कंपनी अच्छा काम कर रही होगी, इसका इसलिए इसका शेयर बढ़ रहा है। तो इससे क्या हुआ, पब्लिक का पैसा मारा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक ओवर एंड मर्जर। देर आर मैनी टेक ओवर्स एंड मर्जर आर गोइंग on in the business world. The need of corporate governance is to protect the interest of all parties. इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब दोनों पार्टी जो टेक ओवर और मर्जर में दोनों पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। देखो क्या होती है, एक तो मर्जर होता है, दो पार्टी मिलकर, दो कंपनी मिलकर नई कंपनी बनाती हैं, तीसरी कंपनी बनाती है। एक होता है कि एक खरीदने वाली होती है, एक बिकने वाली होती है, तो टेक ओवर बोलते हैं इसको, कि एक ने दूसरे को खरीद लिया, दो पार्टी इन्वॉल्व हुई, यानी दोनों का घाटा ना हो, जितनी जिनकी वैल्यू है उतने में वो बिके या खरीदा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कंप्लाई विद सभी रिक्वायरमेंट। मैंने पहले बताया, सभी मेड
सेबी हैज मेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपलसरी फॉर लिस्टेड कंपनी। ये देखो, तो सेबी के रूल जो लिस्टेड कंपनी पे कंपलसरी होते हैं, टू कंप्लाई विद इट्स प्रोविजंस, दिस सेबी रिक्वायरमेंट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। देखो सेबी की जो रिक्वायरमेंट है ना, बहुत सारे जो सेक्शंस में लिखे हैं सेबी के लॉ में, जैसे कि क्या है, जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओगे, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो सेबी एक्ट में लिखा है कि जिस भी एप्लीकेशन से आप खरीद रहे हो ना, जैसे आप मान लो कोई भी जरोधा की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो या कोई भी पोर्टल से आप खरीद रहे हो, तो जरोधा आपको विद इन 2 days में जब आप खरीदोगे शेयर, वो आपको वो रिसीट देगी, एक तरह से रिसीट समझ लो अभी के लिए। वो 2 दिन में अगर नहीं देगी ना टाइमली, 2 दिन में, और भी बहुत सारे प्रोविजन है, साल में कुछ पूरी लिस्ट आपको देना, आपने कितना खरीदा बेचा, वो पूरा लेजर आपका मेंटेन होगा, वो आपको देगा वो जरोधा वाला। अगर नहीं देगा तो जरोधा वाले पे बहुत बड़ी पेनल्टीज है। इससे क्या हुआ, एक इन्वेस्टर को जो बेचारा पैसा लगा रहा है, उसको अपने शेयर के सारी जानकारी उसके पास अवेलेबल रहे, ये लिखा हुआ है इसमें। ऐसे बहुत सारे प्रोविजन लिखे हुए हैं जिसकी वजह से किसी भी जनरल पब्लिक का, इन्वेस्टर का लॉस ना हो, उसके राइट्स ना छीने जाए। ठीक है। एंड अदर स्टेक होल्डर, इफ द कंपनी डजंट कंप्लाई विद सेबी रूल्स, इट कैन बीइंग हाईली पेनल्टी। मैंने बताया था ना, सेबी की पेनल्टी बहुत तगड़ी तगड़ी होती है। 1 करोड़, 1 करोड़ तो होती है। जैसे मान लो किसी, बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जहां पे पेनल्टी कैसी है, 1 करोड़ पेनल्टी लगेगी। उसके बाद जितना लेट करोगे हर दिन का 1 लाख रुपए लगेगा पेनल्टी का, अगर उस कंपनी ने वो कंप्लायंस नहीं किया जो सेबी के एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बहुत बड़ी पेनल्टी होती है इसकी। नेक्स्ट, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टुडे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन अ लॉट इंपॉर्टेंस। ठीक है जी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कस्टमर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भाई देखो, कस्टमर के राइट्स, एम्प्लॉय के राइट्स, शेयर होल्डर के राइट, सप्लायर के राइट। कस्टमर के राइट क्या होते हैं, उसको सही प्राइस पे सही प्रोडक्ट मिले। एम्प्लॉयज के राइट्स क्या होते हैं, उसको जितना उसके स्किल है, उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर नॉलेज है, डिग्री है, उस हिसाब से उसको उतनी सैलरी मिले। शेयर होल्डर को अपना प्रॉफिट समय पे मिले, यानी उसका बिजनेस बढ़ता जाए, उसकी नेटवर्थ बढ़ती जाए, जो भी प्रॉफिट हो वो मिले। सप्लायर को जिससे वो माल खरीद रहा है उसको हम टाइमली पेमेंट करें। ये नहीं हम उधारी पे माल खरीदे जा रहे हैं, अपने सप्लायर को पेमेंट ही नहीं कर रहे। लोकल कम्युनिटी, जो आसपास की कम्युनिटीज होती हैं या फिर जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज होती हैं, जैसे दिल्ली में क्या एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनको भी ख्याल रख के चले। ये नहीं कि हमने सारा कूड़ा फेंके जा रहे हैं, कंपनी में अपना सामान बन रहा है और सारा कूड़ा ऐसी रोड पर फेंक रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के लिए, हमारी सोसाइटी एज ए होल, उनके लिए जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी उसका पालन करे।